everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो किडनीज जो हैं क्या वो न्यूट्रिशनल सिस्टम मतलब बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो किडनीज क्या करती हैं? किडनीज बनाती हैं यूरिन, राइट। और ये यूरिन क्या होता है? हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, राइट। तो दे आर द पार्ट ऑफ excretory system, so they are the part of a system for excretion, so C is the correct option। तो हमारी बॉडी में दो पेयर्स में होती हैं किडनीज, और उसके बाद दो यूरेटर्स होते हैं, और ये जाके कहाँ पर मिलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से थ्रू यूरेथ्रा यूरिन बाहर बॉडी से निकाल दिया जाता है, राइट। सिंपल। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो जाइलम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जाइलम रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, राइट। तो हमने दो तरह के टिश्यूज पढ़े हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स, राइट। और फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, राइट। यस, सो इट इज ए। ओके, देन कमिंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है The autotrophic mode of nutrition requires carbon dioxide and water, chlorophyll, sunlight और all of the above। तो अगर हम ऑटोट्रॉफिक मोड की बात करें, हमने दो तरह के मोड्स पढ़े हैं न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हिट्रोट्रॉफ्स मतलब वो जो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। तो ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑटोट्रॉफिक मोड जो है न्यूट्रिशन का, इसमें एक प्रोसेस होता है विच इज़ कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, राइट। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना बनाते हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे मेक देयर ओन फूड, राइट। यही है ना फोटोसिंथेसिस, यही पढ़ा है हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें क्या क्या चाहिए? एक प्लांट है, वो क्या कर रहा है? अगर ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, इसके शूट्स, इसकी लीव्स बना लो, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये एयर से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। यहाँ पर सन से आएगी क्या? सोलर एनर्जी, ठीक है। फोटो मीन्स व्हाट? फोटो मीन्स लाइट, राइट। ये लाइट कहाँ से आ रही है? ये सन से आ रही है लाइट। उसके बाद रूट्स के थ्रू ये सॉइल से लेगा वाटर एंड प्लस देयर आर डिजॉल्व्ड मिनरल्स इन वाटर जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और वो मिनरल्स वाटर के थ्रू ही लेता है, ठीक है। अब जो फोर्थ चीज़ है, फोर्थ चीज़ क्या है? फोर्थ चीज़ है क्लोरोफिल, राइट। क्लोरोफिल कहाँ पर होती है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है लीव्स में। और क्लोरोफिल क्या करती है? क्लोरोफिल जो लाइट है, राइट, सनलाइट है, उसको ट्रैप करती है, राइट। तो इन सब की प्रेजेंस में ही ऑटोट्रॉफिक मोड जो है न्यूट्रिशन का वो पॉसिबल है, राइट। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, राइट। ये तो हम बहुत छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमें सब पता है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट to give carbon dioxide, water and energy takes place in। तो जब हमारा पायरुवेट ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और हमें खूब सारी एनर्जी मिलती है, तो ये जो प्रोसेस है ये होता कहाँ पर है? तो अगर हम स्टार्ट करें
ग्लूकोज से, ठीक है। तो बेसिकली क्या लिया, ग्लूकोज लिया, राइट। तो ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुवेट में, राइट। ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी में, ठीक है। मतलब हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है इसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं और ये होता है साइटोप्लाज्म में, राइट। उसके बाद जो पायरुवेट है ये एक साइकिल फॉर्म के साइक्लिक प्रोसेस में जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रैब्स साइकिल, राइट। और ये कहाँ पर होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट बनता साइटोप्लाज्म में है लेकिन उसका जो फर्दर ब्रेकडाउन होता है वो क्रैब साइकिल में होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो फैट्स हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होते हैं और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है। तो अगर हम बात करें फैट्स के डाइजेशन की, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, जो हमारी बॉडी में ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं ये सभी के सभी जाके कंप्लीटली डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमें पता है, राइट। माउथ में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है लेकिन वो कंप्लीटली डाइजेस्ट कहाँ पर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन वही प्लेस है जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन भी होती है और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन भी होती है। तो हमें बताना है फैट्स की डाइजेशन के बारे में। तो जो फैट्स हैं, फैट्स बेसिकली बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनको पहले तो छोटे फॉर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो लिवर है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। इन बाइल सॉल्ट से ये एक्ट करते हैं, मतलब इसमें वो एंजाइम्स होते हैं जो लार्ज ग्लोब्यूल्स पे एक्ट करते हैं और वो इनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, मतलब बड़े बड़े पीसेस को छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस प्रोसेस को बोला जाता है एमल्सिफिकेशन, राइट। इस प्रोसेस को बोला जाता है एमल्सिफिकेशन। अब हम इन फैट्स को बोलेंगे एमल्सिफाइड फैट्स, राइट। अब हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, ओके। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर की तो सिक्रीशंस आ रही हैं, साथ के साथ आ रही हैं पैनक्रियाज की सिक्रीशन। तो पैनक्रियाज में क्या होता है, इसमें पैनक्रियाटिक जूस होता है जिसमें एक एंजाइम होता है लाइपेज। लाइपेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैट डाइजेशन। ये क्या करता है, इन एमल्सिफाइड फैट्स को फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। अब इंटेस्टाइनल जो वॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसमें होता है इंटेस्टाइनल जूस, मतलब वो सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूस जो कि फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, फैट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, राइट। तो हो क्या रहा है, हमारे पास है फैट्स, राइट। अब फैट्स की एमल्सिफिकेशन होती है, बाय कौन करता है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, लिवर की सिक्रेशन बाय बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। बेसिकली बाइल सॉल्ट्स एक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, ये बना देते हैं एमल्सिफाइड फैट्स, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर एक्ट करता है पैनक्रियाटिक जूस, राइट। पैनक्रियाटिक जूस में क्या पढ़ा हमने, इसमें होता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं लाइपेज। ये जो एंजाइम होता है ये इनको फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। ये फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, राइट। अब ये जो फैट्स अब हमें मिले हैं इनके ऊपर इंटेस्टाइनल जूस, ओके। इंटेस्टाइनल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, तो इंटेस्टाइनल जूस एक्ट करेगा और ये इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। यही लिखा है हमने यहाँ पर, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, ये हमने एक रिएक्शन की फॉर्म में लिख दिया,
ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो सलाइवा का क्या रोल है फूड की डाइजेशन में। तो सलाइवा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सलाइवा जो होता है वो हमारे माउथ में होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारा जो माउथ है वहाँ पर ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि एक्ट करता है स्टार्च के ऊपर। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। तो हमने बात की थी ना कि फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब की डाइजेशन तो बाद में स्टार्ट होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की, स्टार्च की डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। कंप्लीट नहीं होती है बट स्टार्ट हो जाती है, राइट। अब ये जो स्टार्च है ये इसको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो हमने शुगर खाया है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने लिए हैं वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो उनको पहले सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये स्टार्च एक्ट करता है, स्टार्च पे एक्ट करता है सलाइवरी अमाइलेज जो कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर्स में। अब सलाइवा क्या कर रहा है, फूड को मॉइस्ट कर रहा है, मतलब गीला कर रहा है। पूरे खाने को हमने टंग की हेल्प से पूरे खाने को सलाइवा के साथ मिक्स कर दिया, तो जितना भी स्टार्च था उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, राइट। ये च्यू करता है खाने को, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, माउथ में ही ब्रेक डाउन हो जाता है बड़े पीसेस का छोटे पीसेस में, और स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज हाउ सलाइवा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, नॉट इन डाइजेशन, ऑल्सो इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, राइट। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, what are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts, right। तो हमने ये MCQ की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन किया। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, मतलब जहाँ पर क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है, लाइट को कैप्चर करके खाना बनाया जा रहा है। तो एक तो सबसे पहली बात है कि ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हमसे पूछ रहे हैं। दूसरी बात, अब इसमें पूछे कि नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, बेसिकली हमारे रॉ मटेरियल्स क्या हैं। तो अगर हम बात करें तो सनलाइट, सिंस इट इज फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, राइट। तो सबसे पहले तो हमें सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात पानी, और पानी के साथ जो मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं रूट्स के थ्रू वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से ट्रैप हो रही है। और लास्ट है क्लोरोफिल जो लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करती है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, मतलब फाइनली हमारे पास क्या बना, अगर हम इसका रिएक्शन देखें, सो इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड plus water in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay, it will give us C6H12O6, that is glucose, or you can say starch, or you can say carbohydrate, plus oxygen gas is released, ठीक है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट्स को एनर्जी देता है, ओके, और ये स्टोर होता है एज स्टार्च। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने बनाया और यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं होता है। इसकी एक स्टोरेज फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज स्टार्च, राइट। और इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है इस पूरे प्रोसेस का, दैट इज ऑक्सीजन, एंड वी नो दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस ऑक्सीजन टू अस। बहुत, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी वी वोंट बी एबल टू ब्रीथ एंड वी विल डाई, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज अगेन क्लियर टू यू। ये वही क्वेश्चन है जो हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use the anaerobic mode of respiration, right। तो हम दोनों के ही पढ़ लेंगे। ओके, सबसे पहले है एरोबिक रेस्पिरेशन है क्या। एरोबिक मतलब एक ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, राइट। सो इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहीं पर अगर हम एनारोबिक की बात करें तो एनारोबिक वो रेस्पिरेशन है जो कि एब्सेंस में हो रही है ऑक्सीजन के, मतलब ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हो सकती। इसके लिए हमें ऐसी कंडीशंस चाहिए कि ऑक्सीजन प्रेजेंट ही ना हो। ओके, सिंपल। सेकंड है ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन। तो अगर हम इसको फूड भी लिख दें तो भी सेम ही बात है, मतलब जो भी हमारा खाना है
और हम उसको सिंपली लिख रहे हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है इसमें कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाते हैं और एनर्जी रिलीज हो जाती है। वहीं पर अगर हम एनारोबिक में देखें तो पार्शियल ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। थर्ड है कि अब इसके ग्लूकोज तो ब्रेक डाउन हुआ तो क्या आए इसके एंड प्रोडक्ट्स, इसके एंड प्रोडक्ट्स आए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। वहीं पर अगर हम एनारोबिक की बात करें तो एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन ना, उसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है और उसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो हैं इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये ईस्ट में होता है। वहीं पर अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो इथेनॉल के बदले वहां पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, राइट, सिंपल। देन एरोबिक रेस्पिरेशन किन ऑर्गेनिजम्स में होती है, जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ह्यूमंस हैं तो हमारे में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। वहीं पर अगर हम एनारोबिक बात करें तो जब आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में जाओगे, ठीक है, अगर आप बायो ऑप्ट करोगे, आप बायो के अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, मतलब इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये कई तो ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में मतलब ब्रीद ही नहीं कर सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकते, राइट। और कुछ ईस्ट सेल्स भी ऐसे होते हैं जो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ आर एल्वियोलाई डिजाइन्ड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो कैसे एल्वियोलाई जो है उनकी ऐसी डिजाइनिंग होती है कि वो गैस एक्सचेंज में वो जो स्पेस है वो मैक्सिमम हो जाता है और उनको बहुत ज़्यादा गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें तो एल्वियोलाई होता कहाँ पर है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लंग्स से रिलेटेड, राइट। तो हमारे जब हमने पढ़ा था तो हमारे पास दो पैर, मतलब एक पैर होता है लंग्स का, मतलब दो लंग्स होती है, लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो हमारी जो लंग्स हैं वो कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है, एक इस तरफ होगी एक इस तरफ होगी। अब यहाँ से ट्रेकिया से आए, ये लंग्स आई, अब फर्दर ये जो है ना ये छोटे 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 पार्ट्स में, मतलब छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं हमारी ट्यूब्स, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होती हैं ना, ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, और एंड में क्या आते हैं हमारे पास, एल्वियोलाई आते हैं, राइट। अब ये जो एल्वियोलाई होते हैं ना ये एंड में होते हैं कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अब जब हम ब्रीद करते हैं, हमने सांस ली तो क्या हुआ, हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो गई, हमारा डायफ्राम एकदम फ्लैट हो गया, है ना, और अंदर बहुत सारा जो हमारी चेस्ट कैविटी है ना उसमें बहुत सारा स्पेस बन जाता है ब्रीद करने के लिए। अगर आप अभी ब्रीद करने की कोशिश करो तो क्या होगा, आपकी चेस्ट कैविटी एकदम एक्सपैंड हो जाएगी, मतलब एक्सपैंड हो गई, उसमें स्पेस बढ़ गया। वैसे ही जो हमारी एल्वियोलाई है ना वो भी एकदम एक्सपैंड हो जाते हैं, दे गेट फिल्ड विद एयर। अब यहाँ पर जो एयर होती है ना वो इस एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड वेसल्स, अब ये जो इसकी वॉल्स होती है ना, अगर हम एक एल्वियोलाई देखें ना इसकी जो वॉल होती है ना वो बहुत ही थिन होती है, मतलब यू कैन से सिंगल सेल की बनी होती है, मतलब इतनी पतली वॉल होती है। तो इससे जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का, मतलब अब अगर बहुत ही मोटी वॉल होगी तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि वॉल बहुत ही पतली होती है तो गैसेस जो हैं वो डिफ्यूज कर जाती हैं इधर से उधर, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने ब्रीद किया तो एल्वियोलाई के अंदर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आई, राइट, और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चली जाएगी एल्वियोलाई में और ऑक्सीजन जो है वो इधर, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन कम होगा कि कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी, राइट। तो ऐसे वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो वॉल्स होती हैं एल्वियोलाई की दे हैव एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, बहुत, मतलब ब्लड वेसल्स का एक बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, मतलब दे आर लाइक कवर्ड विद दीज ब्लड वेसल्स, ताकि जो ब्लड है जब उसमें ऑक्सीजन कम है तो हमारा ब्लड
एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लेके, और जो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है ब्लड में वो सारी की सारी दूसरी तरफ चली जाए, और जब हम ब्रीथ आउट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाए। सिंपल, क्लियर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली एक प्रोटीन है हमारी बॉडी में, ठीक है। इट इज़ अ प्रोटीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम ब्लड में क्या होता है, हमारे पास ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है। इसकी ऑक्सीजन कैरिंग, इसकी अफिनिटी होती है ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो जैसे ही ऑक्सीजन आती है एल्वियोलाई में और वहाँ पर ये हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, ये प्रोटीन होता है, ये सारी की सारी ऑक्सीजन जो है वो इससे बाइंड हो जाती है और फिर ये जाके हमारे सेल्स तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बेसिकली हमारे ब्लड में, ताकि वो हर एक सेल को ऑक्सीजन दे सके। अगर हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे सीधी सी बात है, ये ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है तो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। हीमोग्लोबिन कम हो गया तो अब कम ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो पाएगी हमारी बॉडी में, ठीक है। सो इट अफेक्ट्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसीज, ठीक है। आरबीसीज क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये कहाँ पर होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर। जैसे आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ये डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो आरबीसीज में होता है हीमोग्लोबिन और ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन। तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा आरबीसीज में तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अफेक्ट होगी और इससे एक डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं अनीमिया, राइट। तो इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड, राइट। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। तो बेसिकली डबल सर्कुलेशन क्या है हमें वो बताना है। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि एक ही साइकिल में ब्लड 2 बार पास होगा हमारी हार्ट से, right, so that is called double circulation. So in a single cycle blood goes twice in the heart, right. तो ये 2 तरह के होते हैं, मतलब ये जो सर्कुलेशन होता है बेसिकली एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, तो मैं इसको करती हूँ ब्लू से, ओके। तो बेसिकली पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा कि जितना भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और इसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, तो वो सारा ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा टू लंग्स, राइट। लंग्स में क्या होगी, ऑक्सीजनेशन होगी ब्लड की। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में और लंग्स में ये ऑक्सीजनेट हो जाएगा और ये जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो पल्मोनरी वेन के थ्रू चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, राइट। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये हो गई हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये वाली जो सर्कुलेशन है ये हो गई हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट। अब वहीं पर हम बात करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। अब जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आयोटा ये जाएगा डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में, डिफरेंट सेल्स को जब ये ऑक्सीजन मिलेगी फिर यहाँ से ये ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाएगा और ये फिर वापस चला जाएगा राइट एट्रियम में। तो ये वाली जो सर्कुलेशन है इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। सो दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन इतनी ज़रूरी क्यों है हमारी बॉडी में, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहली बात कि ये सेपरेट करती है हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
ताकि हमारी बॉडी जो है वो उसका जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट बना रहे। वहीं पर अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें ना तो उनकी बॉडी छोटी सी होती है, ठीक है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी उतनी ही कम होती हैं, तो उनमें वो बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन ह्यूमन बॉडीज़ में होती है, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी बॉडी है, देन वी नीड टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसकी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, इसलिए डबल सर्कुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। राइट, सिंपल एंड क्लियर। तो पल्मोनरी और सिस्टेमिक भी आपको समझ आ गया होगा। राइट, जब हमारा हार्ट राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेके जाता है और उसको वापस छोड़ता है हार्ट में, सो दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है बॉडी सेल्स में और फिर डीऑक्सीजनेट होकर ये वापस हार्ट में जाता है, सो दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स और जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। हमसे जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंसेस नहीं पूछे, उनके जो मटेरियल हैं ट्रांसपोर्टेशन के उसमें पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, हमें पता है कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स। कहाँ से लेता है, रूट से एब्जॉर्ब करता है। राइट, वहीं पर अगर हम फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड। राइट, बहुत ही सिंपल। उसके बाद सेकंड है इनकी डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जाइलम की बात करें तो रूट्स कहाँ पर है, ज़मीन के अंदर, तो वो नीचे से पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब जो डायरेक्शन है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन की, वो अपवर्ड डायरेक्शन है, फ्रॉम रूट्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सबसे नीचे तो रूट्स ही होती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ये सब तरफ को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। राइट, अब ऐसा हो सकता है कि खाना ऊपर बना, अब उसको नीचे भी तो भेजना पड़ेगा, खाना नीचे बना तो उसको ऊपर भी भेजना पड़ेगा। राइट, सो इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी था ये, है ना। अगर हम कॉन्सेप्ट से भी समझने की कोशिश करें, मतलब कॉन्सेप्ट से ही समझेंगे, तो सिंपल सी बात है, रूट्स नीचे हैं तो वो नीचे से पानी ऊपर ही भेजेंगी, है ना, ऊपर से पानी नीचे तो भेज नहीं सकती। वहीं पर फूड है वो अलग अलग जगह पे बन रहा है, वो नीचे से ऊपर भी भेजना पड़ेगा, ऊपर से नीचे भी भेजना पड़ेगा। राइट, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन in the kidneys with respect to their structure and functioning। तो हमें एल्वियोलाई और नेफ्रॉन में डिफरेंसेस बताने हैं। पहले बताना है कि उनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या है, फिर हम बताएंगे कि उनमें फंक्शनल डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले एल्वियोलाई के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो इसमें बहुत ही छोटे टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि ये लंग्स के अंदर होते हैं और जहाँ पर हमारे ये ट्यूब्स एंड होती हैं वहाँ पर ये छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइट, वहीं पर अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन होते हैं किडनीज में। नेफ्रॉन और न्यूरॉन को कभी भी मिक्स मत करना, बहुत बच्चे कर देते हैं, बट नेफ्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं किडनीज में, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं किडनीज के अंदर। राइट, अब एल्वियोलाई की अगर हम बात करें तो जब हम एल्वियोलाई के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने तब भी पढ़ा था कि ये सिंगल सेल थिक होती है, मतलब सिंगल सेल की वॉल होती है इसके अराउंड, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। क्यों होता है, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो बहुत ईजी हो सके। ठीक है, मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया मिले और आराम से गैसेस एक्सचेंज हो सके। किससे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। वहीं पर अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो ये बने होते हैं, इसमें ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है, कप जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, और रीनल ट्यूब होती है, बहुत लंबी सी ट्यूब होती है जिसे हम बोलते हैं रीनल ट्यूब। राइट, तो ये तो थे इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस। अब हम बात करते हैं इनकी फंक्शनिंग के डिफरेंसेस। अब अगर हम बात करें इनके फंक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं, तो एल्वियोलाई जो होते हैं हमने पढ़ा है कि वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन
and carbon dioxide between blood capillaries and the gases which are present in alveoli, right? तो जहाँ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वो ऑपोजिट साइड को मूव कर जाएगा। तो बेसिकली जब हम ब्रीद करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन एल्वियोलाई में ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ ब्लड सेल्स में वो, ब्लड कैपिलरीज में वो कम होगी, तो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ कर जाएगी ब्लड कैपिलरीज में और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ जाएगी, राइट? सो दिस इज हाउ दिस एक्सचेंज प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वहीं पर अगर हम नेफ्रॉन्स की बात करें तो ब्लड रीनल आर्टरी से एंटर होता है, ठीक है, ब्लड एंटर्स थ्रू रीनल आर्टरी, वो फिल्टर होता है और उसमें जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इट इज कलेक्टेड बाय द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ब्लड एंटर होगा रीनल आर्टरी से, उसको फिल्टर किया जाएगा, उसमें जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, या आप बोले जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो सारा का सारा फिल्टर हो जाएगा और वो यूरिन की फॉर्म में कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट अगेन एक ट्यूब ही होती है। उसके बाद अगर हम एल्वियोलाई की बात करें तो ये साइट है गैसियस एक्सचेंज का। नेफ्रॉन की बात करें तो ये एक बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है, ठीक है। किडनीज में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, ये किडनी का बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। फाइन, तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।